नमस्कार, स्वागतम। काम ऊर्जा और स्वर योग में क्या संबंध है, इस विषय में पहले भी हमने वीडियो बनाया है। उस वीडियो को तो देखें ही, लेकिन आज के वीडियो में भी आप कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसके द्वारा आप अपनी सांसों और काम ऊर्जा में क्या संबंध है, इस बात पर थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। जहाँ पर हम यह जानेंगे कि काम क्रीड़ा का समय अधिक कैसे बढ़ाया जा सकता है, जहाँ पर अपनी श्वासों पर ध्यान देकर अपनी श्वासों के माध्यम से काम क्रीड़ा का समय अधिक किया जा सकता है, अधिक संतुष्टिपूर्ण और अधिक देर तक। तो ये कैसे संभव है, पूरा विज्ञान है इसका और हम इसको प्रमाण सहित रखने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो एक प्रवचन रूप में है। इस वीडियो को किसी को एंगेज करने के लिए नहीं बनाया गया, जो हम आपसे ये कहें कि वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल नहीं। यदि स्वर विज्ञान को समझना चाहते हैं काम के संबंध में, तब ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा अपने और आवश्यक कार्यों को निपटाएं। तो स्वर योग और काम ऊर्जा, इन दोनों का यदि हम पैटर्न समझ लें, इन दोनों की यदि हम हार्मोनी को समझ लें, तब हम इस बात को अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे कि इस क्रिया में हमारी जो सांसें हैं उनका क्या रोल होता है, इस क्रिया में हमारी सांसें क्या कार्य करती हैं। उस कार्य प्रणाली को यदि हम समझ गए, तब हम काम क्रीड़ा के समय को अधिक संतुष्टिदायक और अधिक देर तक चलने वाला बना सकते हैं। तो इस संबंध को समझने से पहले हमको सांसों की कार्य प्रणाली समझनी होगी। सांसें वास्तव में हैं क्या, कैसे ये हमारे शरीर में कार्य करती हैं, किन किन अनुभवों से सांसों को लेकर के हम गुजरते हैं, ये सारी बातें यदि हम पता होंगी हमें, तब हम इस बात को, आज के वीडियो के विषय को और इसकी विधि को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो सांसों को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। सांसों का उतार चढ़ाव या सांसों का आना जाना या सांसों का श्वास प्रश्वास, या इसको आप इनहेलेशन कहिए या एक्सहेलेशन कहिए, ये सांसों का आना और जाना है क्या। श्वास प्रश्वास का अर्थ है सांसों का आना और श्वासों का जाना, यानी श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना। श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना एक अलग चीज हो गई, और श्वास का आना और जाना एक अलग चीज। श्वास का आना और जाना हमारी जानकारी के बिना ही होता है, और श्वास का लेना और छोड़ना, जैसे कि हम प्राणायाम में करते हैं, वो हमारी जानकारी में होता है। हम जानबूझ करके ऐसा कर रहे होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जैसे हमारे भीतर सांस आती और जाती है, वो नेचर का हमको एक वरदान है, वो हमको एक तोहफा है कुदरत की ओर से, वो गिफ्ट दिया गया है हमको नेचर की ओर से। क्या कि हमारी सांसें अपने आप ही अंदर आती हैं और अपने आप ही बाहर जाती हैं, बिना हमारे प्रयत्न के, बिना हमारी जानकारी के, बिना हमारे फोर्स लगाए। और ये प्राणी जब तक जीवित माना जाता है, जब तक कि सांसें चलती रहती हैं, अन्यथा ये शरीर ही व्यर्थ हो जाता है। तो आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जब तक सांस तब तक आस, कि जब तक इस शरीर में सांस चल रही है तब तक आशा भी है। और आशा यदि जिसके जीवन से निकल जाए, तो उस व्यक्ति की तो लाइफ मृत व्यक्ति से भी बदतर हो जाती है, मरे हुए व्यक्ति से भी हीन हो जाता है वो व्यक्ति जिसके मन में कोई आशा नहीं है। आशा ही परमं ज्योति नैराश्यम परमं तमः। असली ज्योति, वास्तविक प्रकाश है क्या? आशा।
और वास्तविक अंधकार क्या है? निराशा। तो आशा तो रहनी ही चाहिए, वरना ये जीवन ही व्यर्थ है। आशा कब तक रहती है? जब तक सांस रहती है। जब तक सांस तब तक आस। तो सांसों से जुड़े हुए हमारे जो लोक जीवन है उसमें बहुत सारी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं। वो इसलिए हैं कि सांसों का महत्व तो इस जीवन में सबसे अधिक है। आप भोजन के बिना रह सकते हैं, आप पानी के बिना भी रह सकते हैं कुछ समय तक, परंतु सांसों के बिना तो कुछ सेकंड निकालने भी मुश्किल है। तो जीवन में भोजन से भी अधिक और जल से भी अधिक जो आवश्यक है वो हमारे लिए सांसें हैं। ये वायु जब तक चल रही है, शरीर के भीतर आ जा रही है, तब तक ही जीवन है, अन्यथा पूरा ये संसार हमारे लिए बेकार है। तो सांस का जो महत्व है इसको अच्छी प्रकार जब समझ लेंगे तब काम शक्ति के साथ सांस का संबंध समझ में आएगा। तो पहले पूरी तरह से बहुत धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखें, अन्यथा ना देखें। तो जब हम सांसों को पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे और अपनी बात रख पाएंगे, तब हम इस संबंध को समझ पाएंगे। तो सांसें जब तक चलती हैं वही जीवन माना जाता है। जब तक किसी व्यक्ति को सांस आ जा रही है वही उसका जीवन काल भी आपका हमारा उससे नापा जाता है कि भैया ये कितने साल जीवित रहे, ये कितने वर्ष जीवित रहीं। भाई जब तक इनकी सांस चलती रही ये जीवित माना जाएगा उन्हें, चाहे वो 75 वर्ष हो, चाहे 80 वर्ष हो, चाहे 90 वर्ष हो। कब तक जीवित माना जाएगा मुझे? जब तक मेरी सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है। सांस एक बार को अंदर बाहर जानी बंद हुई कि मैं मृतक हो गया, मैं स्वर्गीय माना गया, मेरे फोटो पर हाथ चढ़ गया। तो सांस ही जीवन का दूसरा नाम है। इतनी अधिक महत्वपूर्ण है ये सांस की प्रक्रिया हमारे लिए। जब तक ये चल रही है हम चल रहे हैं, जब ये रुकी हम रुके। तो श्वास किसको कहते हैं? उस वायु को कहते हैं जो नाक के मार्ग से फेफड़ों तक जाती है और वापस बाहर आती है, यानी आती जाती रहती है। इस आने जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वास प्रश्वास, या जिसे हम बहुत इजी भाषा में, जैसा कि आजकल लोग जिसे बहुत सरलता से समझ लेते हैं, श्वास प्रश्वास कहेंगे ये कौन सा कठिन वर्ड है, तो ब्रीदिंग कहेंगे तो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। तो बोलचाल की भाषा में इसे सांस लेना और छोड़ना कहा जाता है, ब्रीदिंग कहा जाता है। क्या है ये ब्रीदिंग? ब्रीदिंग एक तो दो प्रकार की है। एक तो वो है जो अनकॉन्शियसली हम ले रहे हैं क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था है, सांस आए और जाए। और दूसरी ब्रीदिंग वो है जो हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, चेतनावश कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं। मैं प्राणायाम करने बैठ रहा हूँ, 5 मिनट में अनुलोम विलोम करूँगा, ये ब्रीदिंग हो गई जानबूझकर। लेकिन मैं नहा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जानकारी के बिना मेरी सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, ये हो गई अनकॉन्शियस ब्रीदिंग, बिना जाने बूझे की गई श्वास प्रश्वास की क्रिया। तो प्राकृतिक रूप से ही हमें सांस लेना और छोड़ना ये एक गिफ्ट के रूप में दिया गया है। लेकिन जैसा कि अधिकतर फ्री गिफ्ट्स के साथ होता है, हम फ्री गिफ्ट्स की वैल्यू ही नहीं समझते। तो जो सांसें हमको उपहार स्वरूप दी गई हैं, कभी भी हम इनका डेली यूज में अच्छा प्रयोग नहीं करते हैं, न काम क्रीड़ा में, न ध्यान में, न अपने सांसारिक कार्यों में फोकस लगाने में, स्टडी करने में। कभी भी हम इन सांसों का अच्छा उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि ये है एक निशुल्क उपहार।
ये हमको प्रकृति ने फ्री में दे दी हैं सांसें, इसीलिए इन सांसों की हमको वैल्यू नहीं, केयर नहीं। इन सांसों की वैल्यू समझिए। ये जो सांसें बहुत लिमिटेड हैं, ये जो सांसें दी गई हैं ये हर एक व्यक्ति को लिमिटेड दी गई हैं। किसी की तो बहुत कम एज में ही थम जाती हैं। तो जो भी व्यक्ति जहाँ भी है वो अपने आप को बहुत बड़ा इसके लिए भाग्यशाली समझे, इसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करे कि हे ईश्वर, मेरी सांसें तो चल रही हैं। हर चीज़ के लिए हमारे पास शिकायतें हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरी स्थिति ऐसी, उसको उसकी वैसी। ये सब कहाँ ले जा रहे हैं आपको? आप धन्यवाद ही नहीं दे पा रहे हैं उस फ्री गिफ्ट के लिए ईश्वर को। ये जो सांसें आपको मिली हैं, बार बार भीतर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, जिनके माध्यम से आप जीवित माने जा रहे हैं, उस महान गिफ्ट के प्रति थोड़ा समर्पित होइए, उसके प्रति आभार व्यक्त करिए ईश्वर का, और उस सांसों से कैसे काम लेना है ये विधियां भी सीखिए। शास्त्रों में बहुत सारी विधियां बताई गई हैं जो कि धीरे धीरे आपके समक्ष लाएंगे। तो सांसें होती क्या हैं, कभी हमने विचार किया? ये सांसें हमारी जानकारी के बिना स्वयं आती हैं, स्वयं जाती हैं। हम कोई प्रयास नहीं करते, इसमें हमारा बिना किसी प्रयास के काम चलता रहता है। यहाँ तक कि जब हम सब संसार के काम निपटा करके, अपनी दिनचर्या पूरी करके, थक हार करके सब जब सो भी जाते हैं, तो सोते समय भी जब बिल्कुल बेहोशी वाली स्थिति है, हर इंद्रिय काम करना बंद कर चुकी है, उस समय भी सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, श्वास प्रश्वास कंटिन्यू रहता है ये प्रोसेस। ऐसा है ये फ्री गिफ्ट ईश्वर का। सोते समय भी सांस आ रही है, जा रही है, हमारे बिना किसी प्रयत्न के। तो जरा सोचिए कि यदि सोचने का, सांस लेने का काम हम स्वयं कर रहे होते, तो सोते समय तो हमको मृत जैसी स्थिति में हो जाना चाहिए था, या मृत ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि तब हम, जैसे हमारी आंखों की देखने की शक्ति रुक जाती है उस समय, ऐसे ही हाथ पैरों की शक्ति चलने की रुक जाती है। बाकी हमारे दिमाग में जितनी थिंकिंग चल रही होती है वो सब रुक जाती है। तो वैसे ही सांस भी रुक जाए सोते समय तो क्या स्थिति बने हमारी। लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हमारे सोते समय भी ये सांस आती और जाती रहती है। तो ये ईश्वर की महान कृपा है कि हमारे शरीर के जो जीवन रक्षक काम हैं वो उन्होंने हमारे भरोसे नहीं छोड़े हैं, बल्कि वो अपने हाथ में ही रखे हैं। जैसे सांस का आना, दिल का धड़कना, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होना, ये सारे शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलते रहना अपने आप ही। हम क्या स्वयं अपना भोजन पचा रहे हैं क्या? हम अपने शरीर में स्वयं धातुओं को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं क्या? हम अपनी कोशिकाओं में गति, श्वसन करवा पा रहे हैं क्या स्वयं से? ये सब स्वयं ही चल रहा है ऑटोमेटिक। तो ये प्रकृति की जो व्यवस्था है, इसके लिए हमें ईश्वर का बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। अपनी सांसों की इस गतिविधि के लिए हमें ईश्वर का हमेशा आभार व्यक्त करते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्वतः ही होता रहता है, हमारे बिना किए। हमारी सांस हमारी जानकारी के बिना, हमारे प्रयत्नों के बिना स्वतः ही आती और जाती रहती हैं। यदि ये सब काम भी हमें ही करने पड़ते तो सोचिए हमारी क्या दशा होती। हम और बाकी सब कामों को छोड़ छाड़ करके इन्हीं सांसों के आने और जाने पर ध्यान केंद्रित रखते और अपने जीवन को इसी में बिता देते। दिल को धड़काना भूल जाते तो क्या होता। ऐसे ही हर अंग का जो अपना कार्य है, वो अंग अपना कार्य स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक स्वचालित ही कर रहा है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। इस बात को हम अच्छी प्रकार समझ लें। ऐसे ही सांसों का आना जाना भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये अपने आप ही हो रहा है। बस ये जो हो रहा है इसके प्रति अवेयर होना होगा कुछ काम करते समय। जैसे आज के अंक का विषय है, काम क्रीड़ा करते समय सांसों की गति क्या रोल प्ले करती है, इस पर हम आज जान रहे हैं। और इस सबसे पहले हम समझ रहे हैं सांसों को। अच्छी प्रकार समझने के पश्चात ही हम उस विधि को भली प्रकार जान पाएंगे, जिसके द्वारा
सांसों और काम ऊर्जा के आपसी संबंध को जानकर के काम क्रीड़ा के समय को बढ़ा करके अधिक संतुष्टिपूर्ण किया जा सकता है। अब सांसों के महत्व को थोड़ा और समझिए और किसी सोते हुए व्यक्ति पर ध्यान दिया करिए तो आप पाएंगे कि सोता हुआ व्यक्ति कैसी लंबी और गहरी सांसें लेता है। यही नेचुरल तरीका है सांस लेने का। आंख बंद करके और केवल लेटे हुए और गहरी नींद में सोए हुए, इन दोनों स्थितियों में सांस के चलने में एक अंतर होता है। अंतर क्या है? आंखें बंद करके लेटा हुआ व्यक्ति, उसकी सांसों की गति जो होगी वो बिल्कुल सामान्य सी होगी, लेकिन जो व्यक्ति गहरी नींद में सोया हुआ है, यानी वो पूरी तरह से प्रकृति के अधीन है, तो उसकी सांस प्राकृतिक ढंग से ही लंबी होगी और गहरी होगी। जबकि नॉर्मल कंडीशन में, जगी हुई अवस्था में, उसकी सांस इतनी लंबी और गहरी नहीं होती है। छोटी छोटी सांसें चलती हैं उसकी, कम अवधि की, क्योंकि वो प्रकृति के अधीन नहीं होता उस समय, तो उसकी सांस की गति भी उसके संसार के कार्यों के हिसाब से ही चलती है। लेकिन जब वो जानबूझ करके प्राणायाम की क्रिया करते हुए अपनी सांसों को धीमा, लंबा और गहरा करता है, तब वो स्थिति अलग होती है। इसीलिए कहा गया कि सांस का लेना और छोड़ना दो अलग प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक और दूसरा जानबूझकर। तो नेचर, जब हम विश्राम करते हैं, जब हम नींद की अवस्था में आ जाते हैं, जब हम सो जाते हैं, तब नेचर जिस तरीके से हमारी सांस वास्तव में चलनी चाहिए प्राकृतिक रूप से, वैसे ही हमारी सांसों को चलाने लगती है। तो सोए हुए व्यक्ति की सांसों में और जगे हुए व्यक्ति की सांसों में स्पष्ट अंतर आप अनुभव कर सकते हैं। तो सांस, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया, आगे के अंकों में इस श्रृंखला में आप जानेंगे कि क्या क्या हमारे शास्त्रों में कहा गया है। आज हम एक श्लोक लेंगे, उसके माध्यम से आपको क्या स्वयं ही समझने का प्रयास करेंगे कि सांस के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं, वायुर्यो वक्त्र संचारी सब प्राणो नाम देह धृक् सोऽन्नं प्रवेशयन्त्यन्तः प्राणाश्चाप्यवलम्बते। यानी ये पहले तो समझ लीजिए ये श्लोक कहाँ से लिया गया। ये श्लोक लिया गया है सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ से और वहाँ के निदान स्थान नामक अध्याय से। सुश्रुत संहिता के निदान स्थान नामक अध्याय से यहाँ कहा गया है कि मुख में विचरण करने वाली वायु प्राणवायु है। ये देह को धारण करने वाली होती है, अन्न को अपने स्थानों में पहुंचाती है, शरीर के आंतरिक स्थानों में पहुंचाती है और प्राणों का धारण करती है। तो वायुर्यो वक्त्र संचारी कहा गया है, विचरण करती है। ये विचरण मुख से लेकर के फिर पूरे शरीर में ये विचरण करती हुई इधर से उधर पदार्थों को पहुंचाती है। तो यही विचरण करने वाली वायु हमारे शुक्र को काम क्रीड़ा के समय स्खलन करने का काम भी इसी के द्वारा होता है। तो यदि हम अपनी सांसों को समझ जाएं, तो हम काम क्रीड़ा के चरम उत्कर्ष में जो समय बहुत कम लगता है, उस समय को बढ़ा सकते हैं। कैसे, इस विधि की चर्चा अभी करेंगे। तो सांसें यदि आधी हैं और छोटी छोटी आ रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि पूरी प्राणवायु अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी, आधी अधूरी पहुंचेगी। पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु नहीं आएगी तो न शरीर में स्फूर्ति रहेगी और न ही बल, और ना ही फेफड़ों में जो हमारे पॉइजनस सब्सटेंसेस, दूषित पदार्थ, फॉरेन सब्सटेंसेस, वर्ज्य पदार्थ हैं, वो बाहर निकल पाएंगे प्रॉपर तरीके से। यदि हमारी सांसें छोटी छोटी होंगी
कम अवधि की होंगी। इसीलिए बार बार कहा जाता है, जब आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जब कोई टेंस होता है बहुत ज़्यादा तो उससे कहते हैं रुको रुको, लंबी गहरी सांसें लो, डीप ब्रीदिंग करो। ये सारा डीप ब्रीदिंग और ये सब का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? शास्त्रों से। शास्त्र हम आप पढ़ते नहीं हैं तो चीज़ें पता लग नहीं पाती हैं, लेकिन शास्त्रों को पढ़ते रहें तो ये सारी चीज़ें हमको वैसे ही पता रहें, किसी के समझाने की आवश्यकता न पड़े। तो छोटी और कम सांस लेने से शरीर को हर प्रकार का नुकसान ही होता है, लाभ नहीं होता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने प्राणायाम का विधान बनाया कि कम से कम 24 घंटे में कुछ समय तो हम इस पर ध्यान केंद्रित करें, यानी कि लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अगर इतना हम 24 घंटे में एक बार भी कर लेते हैं, इससे भी हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बनी रहती है। तो ऋषियों ने सांसों के महत्व को प्रारंभ से ही समझ रखा था और इसीलिए उन्होंने प्राणायाम को भी एक आवश्यक कर्म में बना दिया कि ये प्रतिदिन करिए। इससे आपको अलग से दूसरी अन्य क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके शरीर को रोगग्रस्त होना नहीं पड़ेगा। तो निरोगी रखने के लिए ऋषियों ने इसीलिए प्राणायाम की व्यवस्था की थी, क्योंकि वे लंबी गहरी श्वासों के महत्व से पूर्णतः परिचित थे। तो आप जब भी इस प्रकार की स्थिति में हो कि कोई काम धाम न कर रहे हो और प्राणायाम न करते हो, तो कम से कम एक दिन में या जब भी आपके पास समय हो, दिन रात जब भी, तो उस समय थोड़ी देर बैठे बैठे लेटे लेटे उस समय डीप ब्रीदिंग कर लिया करिए, लंबी गहरी सांसों को चलाने का अभ्यास किया करिए। इससे आपके फेफड़े भी स्ट्रांग रहेंगे और आपके शरीर में भरपूर प्राणवायु जाने से आपके शरीर में स्फूर्ति और बल बना रहेगा। तो बीच बीच में इसको एक हैबिट की तरह बना लीजिए। जब आपके पास समय हो तो आप अपनी सांसों को थोड़ा लंबा और गहरा कर लिया करिए। टेंस होने के बाद ही डीप ब्रीदिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये दिन में वैसे भी 2-3 बार कर ही लेना चाहिए। इसे एक हैबिट सी बना लेनी चाहिए। तो सांसें जितनी लंबी होंगी, सांसें जितनी गहरी होंगी, हमारा जीवन भी उतना ही लंबा होगा, हमारा जीवन भी उतना दीर्घायु होगा, हमारा जीवन भी उतना ही निरोगी होगा। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़े वीक होते हैं, उनकी सांसें जल्दी फूल जाती हैं, जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं, तो उनकी सांसों की गति बहुत अनियमित हो जाती है। कोई भी चिंता, कोई भी दुख, कोई भी शोक उन पर आ पड़े तो उनके दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ती है और उनकी सांसों की गति बड़ी अनियमित हो जाती है। थोड़ा सा परिश्रम अगर कोई ऐसा व्यक्ति कर ले जो वीक है मेंटली फिजिकली, तो वो जो है उसकी सांस बहुत जल्दी गड़बड़ा जाएगी। लेकिन जो स्ट्रांग है मन और तन से, जो स्वस्थ है, बलवान है, उसकी सांस जल्दी नहीं फूलती, जल्दी अपनी नॉर्मल कंडीशन को नहीं छोड़ती। और जो प्राणायाम के अभ्यासी हैं वो हमें जो लंबी और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनकी सांस भी जल्दी नहीं फूलती। तो स्वास्थ्य रक्षा से इसका सीधा संबंध है लंबी और गहरी सांसें लेने का। इससे शरीर की ऊर्जा की पूर्ति अपने आप ही सांसें करती रहती हैं जब जो व्यक्ति इसका अभ्यास करता रहता है। अब आते हैं इस विधि पर, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, उसके लिए इतनी सारी भूमिका इसलिए बांधी गई ताकि आप हमारे जीवन में सांसों के महत्व को अच्छी प्रकार समझ लें। एक बार आपने सांसों की वैल्यू समझ ली तो अब आप काम क्रीड़ा में सांसों के महत्व पर अच्छी प्रकार कार्य कर पाएंगे। कैसे? आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब हम क्रोध करते हैं, हमें गुस्सा आता है या किसी संकट की घड़ी में घबरा जाते हैं या बहुत आवेश में होते हैं या कामुक विचार हमारे अंदर अपना काम कर रहे होते हैं, तो क्या होने लगता है? सांस की गति बढ़ जाती है।
सांसें बहुत तेज तेज चलने लगती हैं। इसलिए चलने लगती हैं कि अब इसमें जो ऊर्जा का हमारे ह्रास हो रहा है, ऊर्जा की अब जो कमी आ रही, जो एनर्जी हमारी लग रही है गुस्सा करने में, आवेश में, संकट का सामना करने में या काम क्रीड़ा करने या सोचने में, जो एनर्जी खर्च हो रही है उस एनर्जी की पूर्ति करने के लिए बॉडी हमको जल्दी जल्दी सांस लेने के लिए मजबूर करती है। तो सांसों की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, नेचुरली बढ़ती है ये, ताकि प्राणवायु जल्दी जल्दी पहुंच सके हमारे फेफड़ों तक और इस ऊर्जा की पूर्ति हो सके जो एनर्जी आप लगा रहे हो इन चीजों में। तो इन आप चाहे ऐसी थिंकिंग, जैसे ही आपके अंदर ये थिंकिंग आएगी क्रोध की और काम की या संकट से बचने की, तो क्या होगा, आपके मन में तुरंत ही इसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी और इससे आपकी सांसों पर एकदम इफेक्ट आना प्रारंभ हो जाएगा। चाहे आप थिंकिंग कर रहे हो, चाहे आप कर ही रहे हो शारीरिक रूप से या थिंकिंग भी कर रहे हो तब भी, क्योंकि ऊर्जा खर्च होने लगेगी। उसकी पूर्ति के लिए सांस अपने आप कम ज़्यादा अपने आप तेज तेज चलेगी और बाहर निकलेगी, अंदर आएगी और बाहर जाएगी। ऐसे ही जब आपने देखा होगा कि जब आप बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत दौड़ते हैं, तैरते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, इस स्थिति में भी सांस तेजी से चलने लगती है। क्यों चलती है? क्योंकि बॉडी, शरीर की जो एनर्जी खर्च हो रही है, जो प्राणवायु का ह्रास हो रहा है, उसकी पूर्ति करती है सांस को तेज चला करके, ताकि शरीर को पर्याप्त प्राणवायु मिल जाए और ऊर्जा की ये जो क्षति हो रही है इसकी पूर्ति हो सके। तो जो इस प्रकार के वेग हैं उनको आयुर्वेद न रोकने के लिए कहता है, इनको हठपूर्वक बलपूर्वक रोकना नहीं चाहिए यदि इन सामान्य स्थितियों में सांस तेज तेज चल रही है। लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो है काम क्रीड़ा के समय को अधिक देर तक बढ़ाना और अधिक संतुष्टिपूर्ण बनाना समभोग की स्थिति में। तो वो उसके लिए क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है? सिंपल सी विधि है, बहुत ही सरल है। जैसा कि अभी हमने सांसों का पूरा विज्ञान समझने का प्रयास किया, सांसों की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास किया, तो हमें अच्छी प्रकार समझ में आ गया कि सांसें कैसे कार्य करती हैं, उनकी कार्य प्रणाली का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो काम क्रीड़ा भी शरीर और मन दोनों से की जाती है। अब इस काम क्रीड़ा करते समय हमको क्या विधि अपनानी है स्वर योग के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार? बहुत सिंपल विधि है और ये विधि कई प्रकार से की जाती है। आप कहेंगे तो इसके अनेक प्रकार बताएंगे। अभी हम सांसों के प्रकार बता रहे हैं, इसके कुछ मानसिक प्रकार भी हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आज हम सांसों का प्रकार बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो काम क्रीड़ा के चरम क्षणों में, चरम उत्कर्ष का जब क्षण आने वाला होता है और जब ऐसा लगता है कि शीघ्र स्खलन की स्थिति अब बनने वाली है और आप चाहते नहीं कि ये शीघ्र स्खलन हो, इतनी शीघ्र हो, यानी आप उस समय को थोड़ा और विस्तार देना चाहते हैं, आप उस समय को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, काम क्रीड़ा के चरम क्षणों को। तो उस क्षण आप तुरंत अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना प्रारंभ कर दें। वर्तमान से ध्यान हटा करके आपको अपनी सांसों पर तुरंत ही ध्यान केंद्रित करना है और जैसे ही आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी श्वासों की गति तो बहुत तीव्र हो गई है। ये बहुत तीव्र गति पर जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे, उसी क्षण आपको धीरे धीरे करके इस तेज गति को समझ करके इस तेज गति को स्लो करने का प्रयास करना है।
थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए और थोड़ा सा ऑब्जर्व करते ही यदि आप इस गति को नियंत्रित करने की बात नहीं है, क्योंकि गति सांसों की नियंत्रित नहीं होगी, परंतु थोड़े अभ्यास से ही ये गति तीव्र से धीमी होती जाएगी। स्लो इसको आप कर सकते हैं। जितना अधिक स्लो कर पाएंगे सांसों के इस फ्लो को जो हो रहा है इस समय पर, उतना ही अधिक देर तक यह क्रिया चलती रहेगी, उतनी ही अधिक देर तक। और जहां सांसों की डोर से मन का नियंत्रण छूटा, तो वहीं ये श्वास की गति फिर से तीव्र अवस्था में आ जाएगी और फिर अति तीव्र होती हुई ये चरम स्खलन की अवस्था में आ जाएगी। तो मुख्य बात इस विधि की यह है कि आपको उन क्षणों में अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। एक बार ऑब्जर्व करना सीख लीजिए, फिर स्लो करने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो ये थी वो पूरी विधि जिसको हमने सांसों की कार्यप्रणाली को समझ करके जाना, समझा। इस विषय में जो भी प्रश्न हो वो केवल ईमेल के माध्यम से पूछें, फिर उपस्थित हो जाएंगे। आप कहेंगे तो कमेंट्स करके बताएंगे कि इस विषय पर और वीडियोस चाहिए या नहीं, अन्यथा हम दूसरे अन्य विषयों पर वीडियोस तैयार करके शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत कर दें।